हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं साइक्लोएल्केन के स्टेबिलिटी थ्योरी में सेकेंड थ्योरी कूल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशंस। तो हम जानते हैं कि एक कार्बन का जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है ना। ये आप उस टॉपिक में पहले देख भी चुके होंगे कि पिरामिडल शेप कार्बन का जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री भी उसको बोलते हैं। और जब कोई रिंग बनाते हैं और रिंग बनाने में इस एंगल से डेविएशन होता है तो वहाँ पर स्ट्रेन पैदा होता है जो कि उस रिंग के इनएस्टेबिलिटी को काउंट करता है। तो ये तो बेयर-स्टेन थ्योरी ने बताया था। तो उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था और वो मॉडिफिकेशन किसने किया था? कूल्सन एंड मॉफिट ने। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग इन्वॉल्व होता है। ओवरलैपिंग किसके बीच में होता है? दो एटम्स के ऑर्बिटल्स के बीच में। मतलब कि दो एटम्स के ऑर्बिटल्स जब कनेक्ट होंगे तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है और उस ओवरलैपिंग से ही एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इट मीन्स ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। जितनी अधिक ओवरलैपिंग होती है उतना ही मजबूत बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है? दो sp3 ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तभी वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। आप ये स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है और तीसरा कार्बन है जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं? प्रोपेन। और ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग शो करता है। तो CH3, CH2 और CH3 इसके बीच में जो ऑर्बिटल है sp3 ऑर्बिटल है और ये sp3 ऑर्बिटल जो ऑरेंज कलर का एरिया दिख रहा है इसमें हो रही है मैक्सिमम ओवरलैपिंग। और मैक्सिमम ओवरलैपिंग जहाँ पे होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो देख रहे होंगे आप 1 2 3 कार्बन का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, प्रोपेन कहा जाता है। इसमें सिंगल बॉन्ड तभी फॉर्म हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड तभी फॉर्म हो रहे हैं जब इसमें दो sp3 ऑर्बिटल्स के बीच की ओवरलैपिंग हो रही है और वो भी मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट को मेंटेन किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में इस स्ट्रक्चर पर कोई भी स्ट्रेन नहीं है। ठीक है, तो ये sp3 ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग ओपन चेन में दिखाया गया है। लेकिन यही जब हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन में, यही 3 कार्बन साइक्लिक रिंग में होते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेन होता है। अब ट्रायंगुलर शेप का आप देख रहे हैं तो इस ट्रायंगुलर शेप में जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री का है, ना कि 109 डिग्री 28 मिनट। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ओनली पार्शियल ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑकर टू रिलैक्स द स्ट्रेन। मतलब कि जब तक ये ओपन चेन में था इस पर कोई स्ट्रेन नहीं था। जहाँ पर ये एंगुलर फॉर्म में आया तो यहाँ पर इस पर स्ट्रेन पड़ने लगा। अब यहाँ पर आप ओवरलैपिंग देखिए, ये जो ओवरलैपिंग ओपन चेन की स्ट्रक्चर मैक्सिमम ओवरलैपिंग थी, अब यहाँ पर बहुत ही मिनिमम ओवरलैपिंग हो रही है क्योंकि ओवरलैपिंग का चांस नहीं मिल रहा है, वो एरिया नहीं मिल रहा है। और जो एक ट्रायंगुलर शेप में हम सोच रहे थे बेयर-स्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी एक स्ट्रेट बॉन्ड यहाँ दिख रहा था वो मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेविएशन था, डिस्टॉर्शन था। अब वो डिस्टॉर्शन अगर आप देखे होंगे तो साइक्लोप्रोपेन के केस में जो एंगल स्ट्रेन था वो 24.75 डिग्री था। तो इतने अधिक स्ट्रेन की वजह से वो रिंग का जो स्ट्रक्चर था स्टेबल नहीं माना जा रहा था, इसलिए वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव था। वो एग्जैक्ट ट्रायंगुलर फॉर्म में ना होकर के थोड़ा सा बेंट फॉर्म में होता है। उसके जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं उन sp3 ऑर्बिटल्स के बीच में मैक्सिमम ओवरलैपिंग की जगह मिनिमम ओवरलैपिंग हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं sp3 ऑर्बिटल्स थोड़ा सा बेंट होकर के बाहर की ओर निकला हुआ है। तो ये जो रेड कलर की लाइनिंग शो हो रही है ये स्ट्रेट लाइन से हट करके है। तो तीनों कार्बन के बीच में आप ये लाइनिंग देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि ये स्ट्रेट बॉन्ड नहीं बनाता है। और बेंट बॉन्ड बनाने की वजह से इनका जो थोड़ा सा शेप है वो चेंज हो जाता है, एक बनाना शेप आ जाता है। और वो बनाना शेप देखिए आप, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बनाना का शेप है, केले के शेप का 3 स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके सामने। ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग एक बनाना के शेप को कवर करता है।
तो ये अब सीधा सीधा ट्रायंगुलर शेप में ना होकर के थोड़ा सा बेंट फॉर्म में है। अब अगर इनके बीच के एंगल की बात करते हैं तो एंगल देखिए, इंटरनल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री था, ठीक है। पार्शियल ओवरलैप होने से क्या हो रहा है, स्ट्रेन पे रिलैक्सेशन हो रहा है, और वो रिलैक्सेशन दो वजह से होता है, दो कारणों से होता है। पहला कारण जो है बाय इंक्रीजिंग इंटरनल बॉन्ड एंगल फ्रॉम 60 डिग्री टू 104 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरनल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पर ये 104 डिग्री पाया गया है। और दूसरा रीजन क्या था, बाय इंक्रीजिंग द हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंगल फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट टू 114 डिग्री, मतलब कि 109 डिग्री 28 मिनट की जगह 114 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो गया। किसके बीच में बॉन्ड एंगल हो गया, कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो मतलब कि यहाँ पर जो 109 डिग्री था उससे थोड़ा सा ये रिलैक्स होकर के 114 डिग्री पे कन्वर्ट हो गया है, और जो ट्रायंगुलर शेप के अंदर का एंगल था वो 60 डिग्री न रह करके 104 डिग्री हो गया है। तो ये चेंजेस से क्या हो रहे हैं, इन चेंजेस से ये हो रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेन में रिलैक्सेशन हो रहा है। तो ऐसे बेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सच बेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड बनाना बॉन्ड्स। तो कूल्सन मॉफिट ने इसी को एक्सप्लेन किया था कि डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ स्मॉल रिंग्स इज ड्यू टू द पुअर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इस बेंट बॉन्ड के बेस पर कूल्सन और मॉफिट ने एक्सप्लेन किया था कि स्मॉल रिंग साइज के कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी में कमी होती है वो पुअर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कारण होती है। इस कंडीशन में कुछ पाई करैक्टर भी डेवलप हो जाते हैं और ये बिहेव्स करते हैं लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब कि जब बेंट बॉन्ड हो गए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा पाई करैक्टर भी हो जाता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रेट होता है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेट नहीं पाया गया और न ही ये सिग्मा बॉन्ड की तरह मजबूत बॉन्ड था। तो इस तरीके से कूल्सन मॉफिट ने बनाना कंसेप्ट दिया था, जो कि बेयर-स्टेन थ्योरी के एडवांस में इसकी थ्योरी थी। सैशे-मोर्स थ्योरी, इट इज़ द थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। स्ट्रेनलेस रिंग का मतलब उस रिंग में किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं है, और ये किस तरह के स्ट्रक्चर के लिए बताया गया था, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अभी तक जो आपने पढ़ा था बेयर-स्टेन थ्योरी वो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए था, लेकिन जैसे जैसे किसी भी रिंग में नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं तो वो प्लेनर ना होकर के 3 डायमेंशनल वे में चले जाते हैं और वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर कहा जाता है। इन 1918 सैशे-मोर एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लिक होमोलोगस कंपाउंड्स। बेयर-स्टेन थ्योरी केवल 3 से 5 कार्बन कंपाउंड के लिए तो ठीक था, लेकिन जब उस 5 से अधिक, जैसे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन आ गया और हायर साइक्लिक कंपाउंड्स थे, तो उनकी स्टेबिलिटी को बेयर का कंसेप्ट प्रूफ नहीं कर पाया, और उसको प्रूफ करने के लिए सैशे-मोर ने अपना एक कंसेप्ट दिया था। तो इन कंट्रास्ट टू बेयर्स थ्योरी, इट एज्यूम्स दैट ऑल कार्बन्स ऑफ द रिंग आर नॉट प्लेनर। ठीक है, मतलब कि रिंग के सभी कार्बन प्लेनर कंडीशन में नहीं होते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन कैन एग्जिस्ट इनटू 2 नॉन प्लेनर पकर्ड और फोल्डेड कन्फॉर्मेशंस। मतलब यहाँ साइक्लोहेक्सेन 2 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वो स्ट्रक्चर एक कन्फॉर्मेशंस में होते हैं जिनको कि पकर्ड या फोल्डेड कन्फॉर्मेशंस कहते हैं। और ये 2 फॉर्म होते हैं, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। तो चेयर फॉर्म में आप देख रहे हैं एक चेयर की तरह स्ट्रक्चर्स होता है, और दूसरा फॉर्म देख रहे हैं बोट फॉर्म, एक बोट की तरह का प्रेजेंटेशन होता है। और ये दोनों फॉर्म जो है कंप्लीटली स्ट्रेन फ्री होते हैं, इसमें किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं होता है। स्ट्रेन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, इट इज़ मेंटेन्ड। जो कार्बन का नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो लगभग मेंटेन होता है, उसी के आसपास इनमें बॉन्ड एंगल बने होते हैं। चेयर फॉर्म इज हाईली स्टेबल फ्रॉम बोट फॉर्म, मतलब जो बोट फॉर्म होता है उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म होता है।
अब चेयर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे, और वो दो कैटेगरी कौन कौन से हैं? एक्सियल हाइड्रोजन और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। एक्सियल हाइड्रोजन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोजन जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के, जो मॉलिक्यूल का प्लेन होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये वर्टिकल फॉर्म में होते हैं या परपेंडिकुलर फॉर्म में होते हैं, और इनके नंबर्स होते हैं 6 हाइड्रोजन्स। और दूसरे तरह के फॉर्म जो होते हैं वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स होते हैं, और ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स स्लाइटली एबव और बिलो द प्लेन ऑफ रिंग होते हैं। यहाँ भी इनके नंबर्स 6 होते हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो C6H12 हुआ, तो 6 कार्बन तो हैं वो चेयर फॉर्म में है, और हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन है, और दो तरह के हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, एक्सियल हाइड्रोजन और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो आप देख रहे होंगे कि जो वर्टिकल फॉर्म में है, यहाँ पर रेड हाइड्रोजन को वर्टिकल फॉर्म में शो किया गया है अपर एंड लोअर साइड में, इसको एक्सियल बॉन्ड की तरह दिखाया गया है। और दूसरी कैटेगरी का जो हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, जो कि प्लेन के स्लाइटली एबव और बिलो है। तो स्लाइटली एबव हो गए, ये आपको दिख रहा है स्लाइटली एबव, और स्लाइटली बिलो, ये स्लाइटली बिलो है, इनको HE से दिखाया गया है। तो चेयर फॉर्म देख रहे होंगे, यहाँ पे एक आपको छोटा सा डायग्राम दिखाया गया है। एक चेयर में क्या होता है? बैक पोर्शन होता है, बैठने के लिए जगह होती है, सीट होती है, और नीचे पैर रखने की जगह होती है। तो बैक, सीट और फुट, ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया चेयर का। लेकिन अब यहाँ पर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के जो पोजीशन को दिखाया गया, कन्फर्मेशन दिखाया गया है, वो एक तरीक़ा से चेयर के फॉर्म में ही होता है। तो ये था टॉपिक सैशे-मोर्स थ्योरी साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज के ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो दोनों टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।